तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये आईसीएससी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है और ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम वन शॉट में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हो और आप सोच रहे हो कि यार ये कौन लोग हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अनिरुद्ध कुमार एंड ओवर ओवर 6 इयर्स से मैं यूट्यूब पे हूँ और मैं आईसीएसई का कंटेंट बना रहा हूँ। ओवर 2.8 के वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, तो प्लीज़ आप चेकआउट जरूर करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन जरूर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। और दिस इज़ अवर एप्लीकेशन जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध की, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ओवर 1K मतलब 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया। ठीक है ना, सो प्लीज़ आप इसको चेकआउट जरूर करें, प्लीज़ डाउनलोड जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला काम, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर से लेके 6 चैप्टर तक देखा है तो आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल या मेरा लेक्चर नहीं देखे इस सेशन, इस 2024 26 25 2025 और 26 के, अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से पूरा का पूरा जो भी हमारे चैप्टर्स जो मैंने अभी करा दिए वो जरूर चेकआउट करें। तो तब आप जाके आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे से, है ना। कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं बिल्कुल तरीके से चलाता हूँ। ठीक है, भगाता नहीं हूँ कोई भी चीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले मैं ये आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल है क्या चीज, तो देखो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, पर मैं इसको बहुत ही ज्यादा बिल्कुल खींचूंगा भी नहीं और मैं तरीके से इसको लेके चलूंगा। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली और नोमियल। ठीक है, पॉली मतलब होता है बहुत सारी, मैनी, और नोमियल होता है टर्म्स। ठीक है, तो बहुत सारी टर्म्स जब मिलती है ना, उसी को मैं क्या बोलता हूँ भाई, उसको मैं बोलता हूँ कि वो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बट अपने आप में पॉलिनोमियल अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर हो जाता है ना कि इसको मैं डिस्टिंग्विश करना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पॉलिनोमियल को हमने कैसे डिस्टिंग्विश किया, कैसे इसको हमने कैटेगराइज किया। तो यहां से सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज बेसिकली पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब पॉली, पॉली बोले तो बहुत सारी, नॉमियल बोले तो टर्म्स। तो बहुत सारी जब टर्म्स मिली तो उसको मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल। तो सर ठीक है, आपने बता दिया कि बहुत सारी टर्म मिली तो उसको मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल बोला। पर सर बेसिकली ये टर्म है क्या चीज, व्हाट इज दिस टर्म। कैसे मैं एक पॉलिनोमियल को डिफाइन करूंगा, कैसे मैं एक पॉलिनोमियल को डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए मेरे पास एक रियल नंबर होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको देखते रहना भाई, एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर का मल्टीपल, रियल नंबर का मल्टीप्लाई, मल्टीपल कह रहा हूँ, रियल नंबर का मल्टीप्लाई मैं एक वेरिएबल के साथ होना चाहिए, वेरिएबल के साथ होना चाहिए। और वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। या फिर मैं बोल सकता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर की जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर एक होल नंबर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आया कि पॉलिनोमियल कैसे मैं एक डिफाइन करता हूँ। पॉलिनोमियल को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ कि एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, उसका मल्टीप्लीकेशन एक वेरिएबल होना चाहिए,
और वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए। तो आप इसको एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, या तो आप नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख लो, या तो आप क्या लिख लो, एक होल नंबर लिख लो। क्या लिख लो? एक होल नंबर। ठीक है, ये ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने देखा, यहाँ तक हमने देखा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि सर √3x² एक पॉलिनोमियल है, तो आप क्या कहेंगे? क्या √3 एक रियल नंबर है? हाँ जी है। क्या x एक वेरिएबल है? अच्छा, वेरिएबल कैसे हम डिफाइन करेंगे भाई? ए से लेके जेड तक अल्फाबेट जो होते हैं वो एक वेरिएबल्स होते हैं ना। तो अगर मैं x की बात करूँ तो वेरिएबल है क्या? यस सर है। और उसकी पावर एक होल नंबर है क्या? होल नंबर तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो से लेके और इनफाइनाइट तक चलता है, और पूरे के पूरे होते हैं, फुल होते हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस करा है पहले चैप्टर में, तो हमें पता है कि ये एक होल नंबर पे है और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। क्लियर है ना यहाँ तक? तो कि एक पॉलिनोमियल है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि 3x² एक पॉलिनोमियल है क्या? तो आप बोलोगे यस सर, इट इज अ पॉलिनोमियल। कैसे बेकार से सवाल दे रहे हो आप, तो बहुत इजी सवाल है। अच्छा, अगर मैं आपको बोल देता कि 3x⁻1/2 एक पॉलिनोमियल है क्या? तो आप क्या बोलते कि सर ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक रियल नंबर है, ये एक वेरिएबल है, बट इसकी पावर जो है ना वो 1/2 है। और मैंने आपको बोला था एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, बट ये तो 1/2 में है। मतलब ये क्या है? 0.5। ये तो डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है। और आपको पता है कि होल नंबर्स जो होते हैं वो फुल होते हैं, आधे नहीं होते। ठीक है ना, तो ये तो सरासर नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 √x क्या पॉलिनोमियल है? तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इस 3 √x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x⁻1/2। तो ये एक सरासर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको इसको चेक करना है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ x² - 3x + 10, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आपको हर एक टर्म को चेक करना है। ठीक है, इसको चेक करो, यस पॉलिनोमियल। इसको चेक करो, पॉलिनोमियल। इसको चेक करो, पॉलिनोमियल। आगे हम बताऊंगा कि 10 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, बट ये तीनों एक पॉलिनोमियल है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर मैं आपको बोलता x² + 3x1/2 + 2 ये एक पॉलिनोमियल है क्या? तो आप बोलते नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए x⁻1/2। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्दा, जो मेन मुद्दा है वो क्या है सर? मेन मुद्दा ये है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक एक रियल नंबर होना चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन एक वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए, एंड दैट्स इट। रियल नंबर होना चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन एक वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल के ऊपर उसकी पावर जो होनी चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। यही डिफाइन करता है कि एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, कि वो एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अच्छा, पॉलिनोमियल जब मैंने आपसे बोला कि अभी हम तो फैक्टराइजेशन भी देखेंगे, पॉलिनोमियल भी देखेंगे, हर चीज़ तो हम देखने ही वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, एक रिलेशन तो बना ले पहले पॉलिनोमियल के साथ, है ना। पॉलिनोमियल के साथ रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो। जब यार आप पॉलिनोमियल को नहीं जानते और ऐसे ही आप जा रहे हो फ्रेंडशिप करने उससे, तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना, जहर ना बन जाए ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को अच्छे से जान लेते हैं। तो पॉलिनोमियल में हमने देखा एक रियल नंबर होना चाहिए, उसकी मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ होना चाहिए, और उसकी पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कोई इतना रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। तो पॉलिनोमियल अपने आप में ना बहुत बड़ा, वास्ट, पूरी ही इसकी एक सीरीज है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया? तो इसको ना दो बेसिस में तोड़ा गया, मैं आपको बता देता हूँ। इसको एक चार्ट बना देता हूँ। इसको दो तरीके से तोड़ा गया। तो मैं बोलता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म टर्म्स के हिसाब से इसको तोड़ा गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, और डिग्री के बेसिस पे इसको तोड़ा गया। देखो, जब हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिक मुद्दा देखो। अब जब 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 पेपर सामने आते हैं ना, तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ।
अभी पेपर नहीं है भाई, अभी मेरे को उसको पूरा तरीके से चलाना है। आपको 10th लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको आपको बहुत अच्छे से चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द टर्म की बेसिस पे अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो अगर अगर मैं टर्म की बेसिस पे इसको डिफाइन करता हूँ, तो मान के चलो अगर मैं बोलता हूँ 3x², तो ये एक पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल। आप बोलोगे सर क्यों नहीं है, बिल्कुल है। पर पॉलिनोमियल है सर, वो तो मुझे पता है, बट ये एक आप देख पा रहे होंगे कि एक सिंगल टर्म है, एक सिंगल टर्म है। टर्म के हिसाब से मैं इसको अब कैटेगराइज कर रहा हूँ। तो एक ये सिंगल टर्म, अगर एक सिंगल टर्म होती है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? मोनोमियल। क्या बोलता हूँ? मोनोमियल। क्या बोलूंगा इसको? मोनोमियल। एक सिंगल टर्म है। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं बोलता 3x² + 1, तो ये कौन सी टर्म होती है? यहाँ पे दो टर्म हो जाती है। देखो ये वन टर्म थी, ठीक है, एक टर्म थी, तो उसका नाम क्या दे दिया मैंने? मोनोमियल। अब ये दो टर्म हो गई। देखो यहाँ प्लस और माइनस से ही टर्म्स बन जाती है ना। तो ये जो प्लस माइनस है बीच में, यही मेरे क्या बना देते हैं? टर्म बनाते हैं। देखो यहाँ पे 3x था ऊपर, तो सिर्फ एक ही टर्म थी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस कराया, कुछ भी आप ऑपरेशंस लगाओगे प्लस और माइनस का, मैंने +1 कर दिया, तो यहाँ पे दो टर्म हो गई। तो जैसे ही ये दो टर्म कहलाई, जैसे ये दो टर्म हो गई, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई? इसको मैंने बोल दिया भाई बाइनोमियल। क्या बोल दिया? बाइनोमियल। दो टर्म को अपन ने क्या बोला? बाइनोमियल। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं तीन टर्म लूं, जैसे कि x² -3x -10, तो ये कितनी टर्म हो गई? ये हो गई तीन टर्म। अब जब ये तीन टर्म हो गई, तो इसको मैंने क्या बोल दिया भाई? इसको मैंने बोल दिया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। देखो मैं इसलिए हर चीज बता रहा हूं आपको, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है। देखो जब हम किसी चीज को समझते हैं ना, तो अच्छे से समझो। तो ये क्या है? मेरी ट्राइनोमियल होगी। अच्छा, अगर मैं चार टर्म होती, मान के चलो x⁴ + 2x² + x + 1, मान के चलो चार टर्म होती, तो देखो ऐसे ना, ऐसे तो हजार टर्म भी हो सकती है, तो सबका नाम हम रखते रहेंगे क्या? तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स थी ना, ये कुछ कॉमन टर्म्स थी जो बहुत यूज होती थी, तो इन कॉमन टर्म्स का नाम हमने दे दिया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बट ये बहुत रेयर टर्म है। अब देखा होगा आपने, चार वाली टर्म आप बहुत रेयरली यूज करते हो। तो जो चार से अधिक, बड़ी वाली तीन से अधिक या चार से अधिक जो टर्म होती थी ना, उसको मैं क्या बोल देता था? पॉलिनोमियल ही बोल देते थे। क्या बोल देते थे उसको? पॉलिनोमियल। वैसे तो बेसिकली सारे ही पॉलिनोमियल है, बट इसका एक स्पेशल नेम है। इन तीनों का स्पेशल नेम है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने देख लिया। तो हमने क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बोलेगा x² + 2x² + 1। अब बोलेगा बताओ, बताओ ये कौन सा है ऑन द बेसिस, इसका नाम क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो यहाँ पे बच्चे धोखा खा जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे सर ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, आप धोखा खा चुके हैं, ये ट्राइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो भाई, ट्राइनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो देखो सेम प्रजाति है भाई, सेम प्रजाति तो ऐड हो जाती है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3x² + 1। तो अब ये क्या बन गया भाई? अब ये बन गया बाइनोमियल। तो यहाँ तक आपको देखना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये देखना पड़ेंगी आपको। ओके। तो सबसे पहले मैंने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखा, अब देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले डिग्री जो होती है सर, डिग्री क्या होती है सर? डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट, किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट, डिग्री क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट टर्म या हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं? उसकी डिग्री। मान के चलो, अब देखो ऑन द डिग्री के बेसिस पे भी अलग अलग पॉलिनोमियल्स हुए। ठीक है, अब मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर जिसकी डिग्री एक होगी, मान के चलो। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
मैं बोलता हूँ x प्लस टू इक्वल्स टू 4, तो ये क्या है, देखो इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर इसकी एक है, तो इसका क्या नाम दिया गया भाई, इसका क्या नाम दिया गया भाई, इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया भाई लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर आप बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, सिंपल इक्वेशन, ये तो आपने पढ़ा है बचपन से आज तक, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी की डिग्री 2 होती तो उसको क्या बोलते हैं हम, मान के चलो एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या है, ये एक एग्जांपल लिया मैंने डिग्री 2 का, और ये आपको साफ पता चल रहा है, गली का बच्चा बच्चा इसको बता सकता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है इसका नाम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली जिसकी डिग्री 3 होगी उसको मैं क्या बोलूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब, एग्जांपल लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 125 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो डिग्री के बेसिस पे, देख रहे हो आप, डिग्री के बेसिस पे इसका नाम अलग हो गया, डिग्री के बेसिस पे इसका नाम अलग हो गया, क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि किसी की डिग्री भाई 4 है, और इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ x4 प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। इसका नाम होता है भाई, इसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है इजी, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से इसको देखा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बच्चों का सवाल ये आता है सर कि सर ये जो जीरो, मान के चलो सर ये है, मान के चलो 8 है, मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, तो मैंने पहले लिया 8x, क्या सर ये पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल है भाई, ये क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, ये रियल नंबर है भाई, ये एक वेरिएबल है भाई, और इसकी पावर 1 है भाई, जो कि एक होल नंबर होगी, तो भाई बिल्कुल सही है, पॉलिनोमियल तो है। बट अगर सर मैं एक और एग्जांपल लूं और आपको बोलूं सर कि 8 क्या पॉलिनोमियल है सर, तो आप क्या बोलोगे सर, बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है सर, इसमें तो सिर्फ रियल ही नंबर है, इसमें वेरिएबल और होल नंबर तो है ही नहीं, इसकी पावर तो है ही नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 8 लिखूं, या फिर ऐसे लिखूं 8x की पावर 0, तो एक ही तो बात है, क्योंकि भाई किसी की भी पावर 0 तो 1 ही होती है ना। तो अगर मैं इस 8 की पावर 0 को ऐसे भी तो लिख सकता था 8 इंटू 1, ठीक है। तो ये अगर कोई भी एक नंबर है, सिर्फ नंबर ही नंबर है, तो यस वो भी क्या है, एक पॉलिनोमियल ही होगा भाई, वो भी एक पॉलिनोमियल ही हो गया। अब यहाँ देखो, क्योंकि वो x की पावर 0 लिख दूंगा तो वो ऑब्वियस सी बात है पॉलिनोमियल हो गया। तो ऐसे जो नंबर होते हैं जो सिर्फ नंबर ही नंबर होते हैं, उसको बोलता हूं मैं, उसका एक अलग से नाम होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां तक क्लियर है कि नहीं, उसका एक अलग से नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है कि नहीं, तो जिसका सिर्फ नंबर ही नंबर है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा सर वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सिंपल है ना, क्लियर है चीज, बहुत बढ़िया। ओके, तो सर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है सर, आपने बता दिया कि ये जो 8 है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, बट सर मुझे आप इसकी डिग्री बता सकते हो, डिग्री क्या होगी सर, यस डिग्री क्या है, सिंपल बता सकता हूँ, 8x की पावर 0, तो डिग्री क्या होगी भाई, इसकी 0 होगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना वो 0 होती है भाई, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं आप लोगों को, अगर मैं आपको बोलूं कि सर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक 0, तो 0 0 एक पॉलिनोमियल है क्या, तो मैं बोलूंगा सर यस इट इज ए पॉलिनोमियल। सर अभी अभी मैंने एक कांस्टेंट वाला नंबर अभी देखा था, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर हाँ जो 0 है ना वो क्या है सर, एक पॉलिनोमियल है। तो मैं इसको 0x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, अरे बोलो ना, यस लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता x0 की पावर 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता x0 की पावर 11,
क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 0x की पावर 10,000? तो भाई मैं कुछ भी लिखूं इस पे आंसर तो जीरो ही आना है, क्योंकि आगे तो जीरो है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं जो डिग्री है ना वो मैं डिफाइन नहीं कर सकता। डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री में यहाँ पे जो है ना वो मैं डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आगे है जीरो, और जीरो के अगर आगे जीरो है तो मैं डिग्री कुछ भी लगाऊं तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो जीरो ही आएगा। ठीक है ना? तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे जो पॉलिनोमियल होते हैं जो जीरो, तो उसका एक अलग स्पेशल नाम होता है, उसको बोलता हूं मैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलता हूँ? जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? जीरो पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया। तो यहां तक हमने इसको बहुत अच्छे से देख लिया। यहां तक हमने इसको बहुत अच्छे से देखा क्या होता है पॉलिनोमियल। बहुत सारी चीजें अभी हमने देखी। बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब बेसिक मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है सर कि ये जो चैप्टर अभी हमने इतना जो अपने ड्रामा बताया, ये सारी की सारी चीजें, ये ड्रामा सारा का सारा है फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और भाई अपने आप को ना समय दो भाई अभी, ठीक है ना? अभी चैप्टर्स अभी तो धेड़ पेड़ नहीं करना अपने को तो अभी स्मूथली चलना है। और मैंने आपको बताया भी है, अगर आप सेशन 1 देख रहे होंगे, अगर सेशन 1 देखा होगा आपने मेरा जीएसटी का, तो मैंने उस पर पूरा रोड मैप दिया है कि आपका पूरा सिलेबस 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो 6 महीने में सारे चैप्टर्स कवर हो चुके होंगे, सारे एमसीक्यूज की सीरीज आ चुकी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आ चुकी होगी, एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर 6 मंथ्स। ठीक है ना? वो सारी चीजें कवर हो चुकी होंगी। और प्योरली बोल रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स में पूरा अपने स्तर पे बहुत अच्छे लेवल से कराने वाला। ठीक है? तो अब अगर मैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला जो चीज है, जो सबसे पहली चीज है, उसमें हमें यहाँ पे दो मुद्दों पे बात करनी है। सबसे पहले है फैक्टर थ्योरम, ठीक है, और फिर है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है? इन दोनों पे हमें डिस्कशन करना है और इन दोनों पे ही हमें सारा काम निपटाना है इसमें अपने का। बट इससे पहले देखो, फिर वही मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो भाई मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल तरीके से काम कर पाता हूँ। सबसे पहले पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले, ये यहाँ तक अभी हमने सीखा। अब पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल आपको बता देता हूँ। ठीक है? नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अब व्हाट इज बेसिकली है नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल? नेमिंग क्या होता है भाई किसी भी पॉलिनोमियल का? तो मैं ना एक काम करता हूँ। आपने देखा होगा जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3x -10, ऐसे करके देखा है आपने? ये जो होता है ना, ये जो आगे मैंने जो ये एफ एक्स किया ना, ये एफ एक्स किया ना, इसका मैंने क्या किया, मैंने ये जो पॉलिनोमियल थी ना, ये जो मैंने पॉलिनोमियल थी, बेसिकली ये पॉलिनोमियल ही तो है। अब मैंने इसको बोला ये पॉलिनोमियल है। अभी ये पॉलिनोमियल तो है, पर ये कौन सी डिग्री की है? डिग्री 2 की। इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने नामकरण कर दिया। मैंने क्या बोला? इसको एफ एक्स बोल दिया। ऐसी एक और चीज अगर मैं बोलूं कि जी एक्स है, एक और टर्म मान के चलो x⁴ प्लस x² + 1, तो ये क्या है? ये जो x⁴ प्लस x² + 1, अब ये जो एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम जो है, इसका नेम जो है वो क्या है? जी एक्स है। अब हम इसको बेसिकली करते क्यों है? जब हम बड़ी बड़ी क्लासेस पे जाएंगे ना, तो जो डिग्रीज होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। जैसे कि x⁴ 1000 प्लस x⁴ 200 प्लस 2x⁴ 10 प्लस 3x⁵ प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1, तो ये बहुत बड़ी लेंथी हो जाती है। जो डिग्री, जो हमारी इक्वेशन होती है बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसको कॉपी में लिखना, बार बार इस इक्वेशन को लिखना भाई मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पे हमने क्या किया? नेमिंग कर दी कि भाई इस पूरे को ना हमने क्या बोल दिया भाई? एफ एक्स।
सिंपल। तो ये जो नेमिंग था, जो ये नेमिंग था, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है नेमिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला इसका नाम कर दिया मैंने कि जो एफ एक्स है, ये जो पूरी इक्वेशन है इसका जो नाम है वो क्या है, एफ एक्स। इस पूरी इक्वेशन का नाम जो है वो क्या हो गया, जी एक्स हो गया। तो इसको क्या बोल गया, नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल, इसको नेम करना। क्लियर है। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है इसी पे वो आगे बढ़ लेते हैं और इसको डिस्कशन कर लेते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सर, व्हाट इज बेसिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। तो मैंने फंक्शन एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, नेम दे देता हूँ एफ एक्स। एफ एक्स एक इक्वेशन है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10। अब मैंने ये इक्वेशन लिखी, यहाँ पे देखो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी और मैंने बोला आपको कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं, बहुत बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं कि भाई तू मुझे ये बता कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि x की ऐसी मैं क्या वैल्यू रखूं, x की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं ये पूरी इक्वेशन जो है ना वो जीरो हो जाए। क्लियर है कि नहीं। मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं, x की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि पूरी इक्वेशन जो एफ एक्स है वो जीरो हो जाए। क्लियर है कि नहीं। उसी को मैं क्या बोलता हूँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोल देता कि सर x को मैं लेट कर लेता हूं, लेट x इक्वल्स टू 2। मैंने क्या बोला सर, लेट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब जैसे ही मैंने x इक्वल्स टू 2 रखा तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस x पे मुझे अब क्या रखना है, 2 रखना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो ये लिखूंगा f 2 इक्वल्स टू, अब जहां जहां पे x था ना वहां वहां पे मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 -10। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 टू जब 4 माइनस माइनस 3 टू जब 6 -10। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये तो जीरो नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल भी जीरो नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है देखो -16 प्लस 4 विच इज -12। यहाँ तो जीरो नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा कि ये जो x इक्वल टू 2 है ना ये इसका जीरो नहीं है। तो अब अगर मैं इसको, ये इसका जीरो नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ और एक बार x इक्वल्स टू -2 रखता हूँ, x इक्वल्स टू -2 रखता हूँ, लेट x इक्वल्स टू -2। तो ये जो मेरा x हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 -10। तो जहां जहां पे x था देखो मैंने वहां पे क्या रखा, मैंने वहां पे रखा -2। ये हो जाएगा 2 का -2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 टू जो 6, ये हो जाएगा प्लस का 6 -10। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा हो जाएगा जीरो। तो यहां से x की वो एक ऐसी वैल्यू है, x की ऐसी वैल्यू मैंने रखी जो कि क्या थी, x इक्वल्स टू -2। अब ये x की ऐसी वैल्यू है कि जब मैं इस x पे रख रहा हूं तो ये पूरी इक्वेशन एफ एक्स जो है वो जीरो आ जाती है। उसी को मैं क्या बोलता हूँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तक क्लियर है। अब ये जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है सर, इसी का दूसरा नाम क्या होता है सर, रूट्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर मैं बोल सकता हूँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जो पॉलिनोमियल और जो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें पता है कैसे निकलता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल
टर्म से, या फिर आप उसको बोल सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो बहुत तरीके हैं इसको निकालने के, जीरोस निकालने के। तो चलो अब इसको जीरोस निकालते हैं और इसको बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि हमने नाइन्थ में भी करा हुआ है, तो आपके लिए ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं लिखता हूँ फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10, ठीक है। तो मैं इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करता हूँ। देखो पीछे क्या, माइनस टेन, तो मैं एज सच माइनस नहीं लेता फैक्टर निकालने, तो मैं इसको माइनस को मैं इग्नोर कर देता हूँ। 2 5 जो और 5 1 जो, तो मुझे 2 और 5 यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं। अब मुझे 2 और 5 में कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि -3 आ जाए। ये तो सभी को पता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, है ना। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों से प्लस का 2x और माइनस का 5x से मेरे को पता है कि वो 3 आ जाने वाला है माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इन दोनों के फैक्टर्स लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, x कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा x+2। यहाँ से -5 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा x+2, ठीक है। तो मेरे पे यहाँ पे दो चीजें आई, x+2 और x-5। अब ध्यान से देखेंगे आप इस चीज को बहुत अच्छे से देखना कि x+2 एंड x-5 आर द फैक्टर्स ऑफ x² - 3x - 10। ये जो है ना इसके फैक्टर्स हैं, x+2 और x-5 आर द फैक्टर्स ऑफ x² -3x - 10। ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर बोले तो क्या सर, फैक्टर बोले तो ये कि जब भी मैं इसको x+2 को x² - 3x - 10 से डिवाइड करूंगा ना, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो, रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। या फिर अगर मैं इसको x-5 से भी डिवाइड करूंगा ना, तो भी रिमाइंडर जीरो आएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? इसको बोलते हैं फैक्टर्स निकाल। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं डिवाइड करके भी अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, टेंशन न लो। तो x+2 और x-5 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। अब अगर मैं इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं जीरो से, देखो x+2 और x-5, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को x+2 इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करूं और x-5 इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करूं, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, दो वैल्यूज आ रही हैं x की। एक बार x की वैल्यू आ रही है -2 और एक बार x की वैल्यू आ रही है +5। अब ध्यान से देखें, इसको मैं बताऊं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कि x इक्वल्स टू -2, ये जो है ना ये रूट है। ये क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर मैं बोलूंगा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये क्या है? ये है मेरे रूट्स और जीरोस। और x+2 और x-5 आर द फैक्टर्स ऑफ x² - 3x - 10। जब भी मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या आया मेरे पे, रिमाइंडर क्या है, जीरो आए। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो अब सबसे पहले हाउ टू डिवाइड, पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बचा है, फिर तो हमारा सारा ड्रामा हो ही चुका खत्म, ठीक है। तो सबसे पहला काम सबसे पहला हाउ टू डिवाइड, हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल। बहुत ही बढ़िया बात है।
कि सर मैं कैसे पॉलिनोमियल को अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं। अब सबसे पहला काम देखो, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल स्टेप है। मैं इसको डिवाइड करता हूँ। लेट सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, और एक जी एक्स ले लेता हूँ, उसको मैं ले लेता हूँ x-3। तो मैंने ये दो इक्वेशन ली, ठीक है, एक क्यूबिक है और एक लीनियर है। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इस जी एक्स को पी एक्स से, तो भाई क्या होने वाला है देख लेते हैं। तो मैं एक बार डिवाइड कर लेता हूँ भाई। सबसे पहला स्टेप डिवाइड करने का, मैं आपको डिवीजन के कुछ रूल्स बताने वाला हूँ भाई। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ x-3 और एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, यही है क्या देखने का। ठीक है, सबसे पहला काम जब भी मैं किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ ना, तो सबसे पहला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी, सबसे पहले चेक करो वेदर वेदर दे आर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। सबसे पहले चेक करो कि वो दोनों दोनों इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ, लीनियर, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। तो लीनियर का क्या है, ए एक्स प्लस बी, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक का क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्यूबिक का क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या है मेरे, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं तरीके से। सबसे पहले देखो, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर आगे आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है, फिर कांस्टेंट आ रहा है। अगर मैं क्यूबिक की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले एक्स क्यूब आ रहा है, फिर एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है, और फिर लास्ट में कांस्टेंट आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यस ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये दोनों एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तभी क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गलती कर देता ना, मान के चलो मैं इसको इसके जगह ना, इसको मैं 2 कर देता और ये 3 होता, तो ये अब डिवाइड नहीं होता भाई, ये डिवाइड ही नहीं हो सकता था। क्लियर है कि नहीं, अरे बोलो ना। तो अब इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला काम, इसको ना, ये जो सबसे आगे है ना, इसको रफ में लिख लो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, अब ये जो आगे है ना, इसको भी रफ में लिख लो, इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो ये कट जाएगा, कितना आ गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को लिख दो भाई यहाँ पे, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है कि नहीं है ये बताओ। अब जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर लिखा ना, अब इस एक्स स्क्वायर से पहले एक्स का मल्टीप्लाई करो और फिर इस -3 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला एक्स स्क्वायर इंटू, जैसे ही मैंने एक्स किया तो ये एक्स क्यूब आया। तो देखो एक्स क्यूब के ही नीचे लिखा मैंने, एक्स क्यूब को सेम प्रजाति के नीचे ही लिखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लिख दो। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन होगा -3x के साथ, तो क्या हो जाता है, -3x², -3x²। अब देखो मैंने इस -3x² को इसकी सेम प्रजाति के नीचे लिखा, एक्स स्क्वायर के नीचे सेम टाइप होना चाहिए ना। अब क्या करूंगा मैं, अब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा जैसे हम करते हैं। तो जैसे ही मैं -1 से, क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट। ठीक है, ये हो जाएगा -4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, एक, ये हो जाएगा -x² प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, एज इट इज नीचे उतर गए। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर देखो आगे कौन आ गया, -x², मैं -x² आगे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे कौन है, x है, तो मैं लिख देता हूँ x। एक x से एक x कट गया तो क्या बचा, -x। -x मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उतार लूंगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे -x लिख दिया। अब इस -x का मल्टीप्लाई पहले x के साथ और फिर -x का मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो ये क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा -x² और -x
से मल्टीप्लाई करूंगा -3 का तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3x। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब फिर से ब्रैकेट और -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -2x और ये एज इट इज नीचे उतर जाएगा +6। ठीक है, फिर से क्या आ गया देखो आगे -2x। अब देखो -2x और यहाँ पे आगे कौन है, x, x कट जाएगा तो क्या आया -2, इस -2 को यहाँ पे लिख दो -2। तो जैसे ही मैं इसको -2 लिखूंगा, अब इस -2 का मल्टीप्लाई पहले x के साथ और -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो ये हो जाएगा कितना, -2x और +6। अब फिर से मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, पूरा कट गया, दैट इज 0। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बचा ये क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन क्या बचा मेरा, क्वेश्चन क्या बचा मेरे पे, x² -x -2। ठीक है, यहाँ पे मेरे पे क्या बच गया, एक क्वेश्चन बच गया। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन बच गया। ठीक है, तो ये जो मेरा क्वेश्चन बचा, अब इसको आप फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करोगे तो x की फिर से 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से आ गया होगा करना, डिवाइड करना आ गया होगा। एक और चीज बताता हूँ, सबसे पहले तुम्हारा दोबारा से देखें। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक फॉर्मूला है वो है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये सर ये ड्रामा क्या है सर, ये क्या ड्रामा है सर, ये बहुत ही प्यारा ड्रामा है बेटा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे सवाल तेरे होने वाले हैं अभी। तो मैं इसको याद करने का क्या तरीका है भाई, भाई मैं जब सुबह उठता हूँ तो क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट करता हूँ, तो डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर मैं मान के चल 3 से 4 को डिवाइड करता हूँ, 3 1 जा 3 माइनस किया और एक 1। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4 जो है ना ये मेरा है डिविडेंड, डिविडेंड जिस जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, ये जो 3 जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो होता है डिवाइजर, वो होता है डिवाइजर। जो लास्ट में बच गया वो तो गली के बच्चे को पता है, वो है रिमाइंडर। और जो ऊपर बचा वो क्या हो गया मेरा, क्वोशिएंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, तो ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पे मेरे पे x की पावर 4 है और यहाँ पे मेरे पे x का स्क्वायर है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पे x स्क्वायर ही बचेगा ऊपर। या अगर मैं बोलूँ x की पावर 3 और मैं यहाँ पे x से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बचेगा ऊपर। क्लियर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ से x से कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है एक और रूट मेरे को ऊपर मिल जाएगा, x की पावर एक और मिल जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दा क्या है सर, फैक्टर थ्योरम। तो सर ये फैक्टर थ्योरम क्या है, बट इज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि अगर मैं बोलूं आपको बोलूं सर एक पी एक्स है जिसकी वैल्यू है x³ -4x² प्लस x प्लस 6, और यहाँ पे एक जी एक्स है जिसकी वैल्यू है x -3। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि जी एक्स मैंने दे दिया, चल मैं अगर मान के चल मैं जी एक्स भी नहीं देता और मैं बोलता कि भाई मुझे इसके रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टर थ्योरम। क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टर थ्योरम। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले करूंगा लेट x इक्वल्स टू, मैं एक काम करूंगा, लेट x इक्वल्स टू 3। मैंने क्या किया, लेट किया, मैंने क्या किया, लेट किया, x को 3 रख दिया। अब इसको वैसे ना फैक्टर थ्योरम के साथ साथ एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड। हमारे टाइम पे इसको क्या बोला जाता था, हिट एंड ट्रायल मेथड। भाई अंधेरे में तीर मारना। तो सबसे पहले मैंने लेट किया, लेट x इक्वल्स टू 3। अब बेसिकली ये x इक्वल्स टू 3, मैं इसको ऐसे क्यों करता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे क्यों करता हूँ वो भी मैं आप बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को।
बहुत अच्छे से मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ऐसा क्यों रखा जाता है, ठीक है। इसको वैसे बेसिकली क्या बोलते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, एक्स मैंने क्या रख दिया, एक्स आप एक्स इक्वल्स टू 1 रखो, एक्स इक्वल्स टू 2 रखो, फिर एक्स इक्वल्स टू -1 रख सकते हो, एक्स इक्वल्स टू -2 रख सकते हो, एक्स इक्वल्स टू -3 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। बट मुझे आंसर पहले से ही पता था, मैं एक्स इक्वल्स टू 3 रख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट लिखा, लेट एक्स इक्वल्स टू 3। तो मैंने जैसे ही लेट एक्स इक्वल्स टू 3 लिखा, तो यहाँ पे मैं आप लिखूंगा पी एक्स था ना, पी एक्स थे ना, यहाँ पे देखो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब -4x² प्लस एक्स प्लस 6। तो यहाँ पे मैंने P3 इक्वल्स टू, अब जहां जहां पे x है वहां पे मैं 3 रखूंगा, जहां जहां पे x है वहां पे मैं क्या रखूंगा, 3 रखूंगा। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही लेट किया, जैसे ही मैंने लेट किया, तो क्या आया, क्या आया, मैंने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल किया और फैक्टर थ्योरम से मैंने लेट किया, लेट एक्स इक्वल्स टू 3। अब जैसे ही मैंने एक्स इक्वल्स टू 3 रखा, देखो ध्यान से क्या होने वाला है, 3 3 9 27 माइनस 3 3 9 4 9 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 4 9 जा 36, ठीक है, प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को माइनस कर लो, हो जाएगा 27 -30 और प्लस 30 करूंगा तो हो जाएगा 27 -27। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ रहा है 0। इट मीन्स अब यहाँ पे जब मैंने फैक्टर थ्योरम की बात करी, जब मैंने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम की बात करी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लेट किया एक्स इक्वल्स टू 3, मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, और वो हिट एंड ट्रायल अंधेरे में जो मैंने तीर मारा था ना भाई, वो लग गया, वो लग गया। इसका मतलब एक्स जो मेरा मैंने जब मैंने एक्स की वैल्यू रखी ना यहाँ पे, तो वो 0 आ गया। इट मीन्स कि मेरा एक जीरो मुझे मिल चुका है, कि एक्स जो है वो मेरा एक जीरो मिल चुका है, या मेरा एक रूट मिल चुका है, जो कि एक्स जो है वो है 3। अब अगर मेरा रूट मिल चुका है, दैट इज एक्स इक्वल टू 3, ये किस इक्वेशन का रूट है, वो इस इक्वेशन का रूट है, एक्स क्यूब -4x² प्लस एक्स प्लस 6 का वो क्या है ये इसका रूट है, या फिर इसका जीरो है, एक्स इक्वल टू 3 इसका रूट और जीरो है। अब अगर मैं इसका इसका फैक्टर निकालूं, तो मैं आराम से फैक्टर निकाल सकता हूं, देखो ना, एक्स इक्वल टू 3 है, तो मैं एक्स -3 इक्वल टू 0 रख सकता हूं। तो मुझे एक फैक्टर मिल चुका है, मुझे एक फैक्टर मिल चुका है, दैट इज एक्स -3 इक्वल टू 0। तो अब मुझे और दो फैक्टर्स निकालने, अब मुझे और दो फैक्टर्स निकालने, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाता हूं रिमाइंडर थ्योरम। क्या लगाता हूं, रिमाइंडर बाय फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल किया मैंने, अब मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाता हूं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, बेसिकली मुझे डिवाइड करना है भाई इसको, मुझे अब इसको क्या करना है, डिवाइड। देखो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बोथ आर सेम, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएगा, एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा अप्लाई रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, या फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स, या फिर बोलेगा फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स, ठीक है, जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां से मैंने एक चीज तो कर ली। अब देखो मुझे पता चल गया कि x -3 इसका फैक्टर है। अब मुझे फिर से दो फैक्टर्स और निकालने हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, x -3 और डिवीजन कर दूंगा मैं x³ -4x² प्लस एक्स प्लस 6। और अभी अभी हम इसका डिवीजन कर चुके, तो आपको पता होगा कि कैसे करना है। सिंपल है, x³ इसको x³ अपॉन x कटेगा, क्या आ जाएगा, x²। मैं यहाँ लिख देता हूँ x² का मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे, ये मैं आपको अभी करा चुका हूँ, मैं तो डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो x², तो ये हो जाएगा x³ -3x², ठीक है, माइनस ये प्लस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -x² प्लस एक्स प्लस 6। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी इसको कराया ऊपर। तो अगर आपको लग रहा है कि सर ये आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, आपने बताया नहीं, प्लीज थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो और वहां पे देखो, मैंने डिवाइड अभी अभी सिखाया आपको, ठीक है। तो अब फिर से इस -x² अपॉन एक्स में करूंगा, तो क्या हो जाएगा, -x रख देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख देता हूँ मैं माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा -x² और प्लस का 3x, तो ये हो जाएगा जी प्लस, ये हो जाएगा माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x।
प्लस 6, ठीक है, -2x/x कट जाएगा, -2 हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा प्लस का 6, और ये पूरा का पूरा हो गया 0। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या है, x² -x -2, तो यहाँ पे x² -x -2। ठीक है, अब मुझे फर्दर एक जीरो पता है, x-3 तो है ही, एक रूट एक फैक्टर मुझे पता है, एक और ये फैक्टर आ गया। अब इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा तो मेरे दो फैक्टर्स और आ जाएंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, रिमाइंडर थ्योरम ही है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम लिख देता हूं मैं, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है, सर ये आपने क्या करा दिया, तो बेसिकली बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 2 × 1, तो ये हो जाएगा जी x-3। ठीक है, अब इसको लिखता हूँ x², हम्म x माइनस का x प्लस का x, सॉरी, प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x+1, -2 रखूंगा, x+1। ठीक है जी, तो मेरे पे x-3 एक फैक्टर आया, x+1 एक फैक्टर आया, और x-2 एक फैक्टर आ गया। तो ये मेरे फैक्टर्स हैं किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किस क्यूबिक इक्वेशन के, x³ -4x² प्लस x+6 के, ये इसके फैक्टर्स है भाई। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सारा ड्रामा है क्या चीज। ठीक है ना, सिंपल है ये चीज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्रिस्टल क्लियर होगी चीजें। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने 4 से 5 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जो कि आपके आईसीएससी बोर्ड पे आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बोथ आर सेम। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम कहीं भी आपको दिखेगा ना, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल लगाना है और फिर डिवाइड कर देना है, कंप्लीटली फैक्टराइज कर देना उसे। ठीक है, अब देखो जैसे इस बोल रहा है कि x+x-2 जो है ना, इसका एक फैक्टर है, फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर ये इसका एक फैक्टर है ना, तो हमें पता है x-2 इक्वल्स टू, मैं 0 रख देता हूँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो मतलब x इक्वल्स टू 2 जो है ना, ये इस इक्वेशन का रूट तो होगा ही होगा। मतलब अगर मैं x की वैल्यू इस पे रखूंगा ना, तो वो रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ f(x) इक्वल्स टू 2x³ माइनस x² माइनस px-2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू मुझे पता है कि x-2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब x इक्वल्स टू 2 हो गया। अब मैं इसको सब्सटीट्यूट करूंगा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे रखूंगा, तो इक्वल्स टू में वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इसी का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मैं x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे इक्वल्स टू 0 क्यों रखा हूं, देखो इक्वल्स टू 0 इसलिए रखा हूं क्योंकि x-2 जो है ना, इसका फैक्टर है। मतलब x इक्वल्स टू 2 जब भी मैं इस पे रखूंगा ना, तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए मैंने राइट हैंड पे 0 रखा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 × 4 40, 8 × 16 माइनस 2 × 4 माइनस 2p-2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 16 - 6 - 2p इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 16 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू, इस -2p को राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ, 2p इसको काट देता हूँ, तो p की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 5। p की वैल्यू देखो कितने इजीली मैंने 5 ले आया हूँ। तो अब उसने बोला कि p की वैल्यू जब तूने निकाल लिया तो इसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर दे। फिर बहुत ईजी है ना कंप्लीटली फैक्टराइज करना। तो इसको कर लेता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ जो मेरा f(x) है वो मैं इसको लिख लेता हूँ 2x³
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू थी पी की वैल्यू थी 5, तो यहाँ पे 5x होगा यार। एक सेकेंड, कभी कभी गलतियां हो जाती है भाई, है ना। 5x -2, ठीक है, 5x -2, ठीक है। अब मुझे पता है कि x-2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है ना। अब वो तो मुझे पता ही है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्लीटली वो करने के लिए मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा देता हूँ, x-3, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x-2। अब मुझे पता है कि x-3 था क्या, x-2 था, सॉरी, x-2 था, x-2 इसका फैक्टर है, तो भाई मुझे पता है कि ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको, रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो हमें पता है डिवाइड कैसे करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा जी 2x² से हो जाएगा 2x³ -4x² माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 3x² -5x-2। मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर डायरेक्ट तभी करना जब आप प्रो लेवल पे पहुंच जाओ, है ना। ऐसे नहीं कि हवाबाजी कर रहे हो। 3x² माइनस का 3 2 6x माइनस प्लस कट जाएगा, ये हो जाएगा x-2, ये हो जाएगा क्या, +1, ये हो जाएगा x-2, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मेरे पे बन गया, क्या बना, 2x² प्लस 3x+1, 2x² प्लस 3x+1, ठीक है। ये मेरा एक फैक्टर था, और यहाँ पे एक फैक्टर x-2 था। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, बस मुझे अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1, तो ये हो जाएगा x-2, तो मेरा एक फैक्टर है ही। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2 × 1, 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया। 2x² प्लस 2x प्लस x+1, ठीक है, इन दोनों के फैक्टर्स ले लेंगे, 2x कॉमन हो जाएगा, x+1 और +1 हो जाएगा x+1। तो यहाँ से मेरे पे जो फैक्टर्स आए वो आया x-2, x+1 और आया 2x+1। तो ये मेरे फैक्टर्स आ गए, मैंने कंप्लीटली इसको डिवाइड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कितना इजीली मैंने इसको सॉल्व किया। 2008 में आ रखा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर का सवाल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो स्पेसिमेन पेपर में भी आ रखा है 2023 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, सिंपल सी चीज है भाई, कुछ नहीं करना। देखो ये मान के चलो मैंने इसको fx ले लिया, ये हो जाएगा 6x³ प्लस 25x² प्लस 31x प्लस 10। अब ध्यान से देखो, मैंने ये लिख लिया, मैं लेट करता हूँ, मैं इसको लेट ले लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं लेट x इक्वल्स टू 1 करूंगा ना, तो यार खुद भी अकल होगी तुम पे कि जब भी मैं x यहाँ रखूंगा तो ये सारा ही देख लो ना यार, ये सब पॉजिटिव है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जीरो कभी नहीं आएगा। तो मतलब खुद भी दिमाग लगा ले भाई, x इक्वल्स टू 1 अगर तू रखेगा तो कभी जीरो आ ही नहीं सकता। तो मैं लेट करता हूँ x इक्वल्स टू -1, मैं x इक्वल्स टू -1 रखता हूँ, क्या पता आ जाए, मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, बट मैं रख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने x को -1 रखा, लेट किया, हिट एंड ट्रायल लगाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा f-1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 -1 का क्यूब प्लस 25 -1 का स्क्वायर प्लस 31 -1 प्लस 10, ठीक है। इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ, हो जाएगा -6 प्लस 25 माइनस का 31 प्लस का 10, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -37, -37 होगा ना। हाँ, हम्म, ठीक है, -37 और प्लस का 35, प्लस का 35, तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है भाई। तो भाई ये हो तो रहा नहीं, साफ सीधी बात है, दिख रहा है कि नहीं हो रहा। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि -1 से तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, -1 से एक बार देख लेता हूँ मेरे को गलती तो नहीं होगी, ठीक है।
प्लस है माइनस है? ठीक है जी, -1 से तो नहीं हो रहा, तो मैं इसको -2 से करके देखता हूँ जरा। किससे करके देखता हूँ भाई? -2 से। तो मैं कर लेता हूँ x इक्वल्स टू -2। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6 -2 का क्यूब प्लस 25 -2 का स्क्वायर प्लस 31 -2 प्लस 10। तो हो जाएगा 6, 2 टू 4 4 8, 8, वो भी माइनस का 48 प्लस का 2 टू 4, ये हो जाएगा 100 माइनस का 31 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 टू जा 2 1 जा 2 और 3 टू जा 6 माइनस का 62 प्लस 10। ठीक है जी, ओके। तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, हो जाएगा 110। और 62 और 48 को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 110 और वो भी माइनस का। अरे वाह जी वाह, हो गया जी, मेरा आंसर आ गया। मतलब मुझे एक 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 रूट जो है ना, x-2 एक रूट मिल चुका है। ठीक है, तो मुझे एक फैक्टर तो मिल गया। देखो x इक्वल्स टू -2 पे 0 आ रहा है, तो x+2 इज फैक्टर ऑफ दिस cubic equation, that is 6x cube प्लस 25x² प्लस 31 प्लस 10। अब मुझे आगे के फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि बड़ा ही इजी हो जाएगा। x+2, 6x³ प्लस 25x² प्लस 31x प्लस 10। अब मैं इसके निकाल लेता हूँ, बड़ा इजी हो जाएगा। x², ये हो जाएगा 6x³, ये हो जाएगा जी प्लस 12x² माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 13x²। ठीक है, देखो अब कितना इजी हो जाता है ना, जब ऐसा होता है ना, बड़ा इजी हो जाता है फिर काम। ठीक है, 13x² प्लस 31x प्लस 10। ठीक है, प्लस 13x, तो ये हो जाएगा 13x² प्लस 3 2 6 और 2 1 2 26x माइनस 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 कैंसिल आउट, ये हो जाए कितना? 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाए कितना? 5x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे +5, तो हो जाएगा 5x प्लस 10, कैंसिल आउट, पूरा खत्म। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 13x प्लस 5। ठीक है, ये मेरे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और x+2 तो एक फैक्टर है ही मेरे पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? बस इसको सॉल्व करना है भाई, खत्म। अब इसको तो आप निकाल ही सकते हो। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 30 3 1 जा और 2 5 जा 5 1 जा, तो 5 3 15 और 2 15 और 2 13 आ जाएगा। हाँ, हो गया मेरा काम। माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 2x प्लस का 15x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। और यहाँ से 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, एक सेकेंड, ओके। तो ये गलत कर दिया मैंने। देखो यहाँ देखो, ये मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए भाई। तो ये मैंने दो फैक्टर्स गलत लिए भाई, तो आपको कुछ और लेना पड़ेगा। 6 और 5 मैं ले नहीं सकता। ओके, मैं ले सकता हूँ 10 एंड 3। वेरी गुड। अब आज देखो देखो, यही चीज गजब की है इसमें, है ना। तो मैं फैक्टर से 10 और 3 ले सकता हूँ भाई। अब हो गया मेरा काम, तो मैं इसको कर लेता हूँ। 6x² प्लस 3x प्लस 10x प्लस 5। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, बस हो गया। अब हमारा काम हो चुका है। बस अब इस पे 3x कॉमन ले लेता हूँ, x+1, और यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, x+1। तो मेरे पे आ चुका है x+2 एक फैक्टर है, 3x प्लस 5 एक फैक्टर है,
और x प्लस 1 एक फैक्टर है। तो बहुत प्यार से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बोल रहा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। आईसीएससी 2019 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखो फैक्टर थ्योरम निकालना है। बोल रहा है शो दैट, कह रहा है शो दैट, कह रहा है शो दैट x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब मुझे शो करना है, सिंपल है, x माइनस टू इक्वल्स टू, मैं जीरो कर दूं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। तो बस मुझे अब क्या करना है, एफ एक्स इक्वल्स टू मान के चलो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब मुझे क्या करना है, इस x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे रही है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, तो हो जाएगा 8, 2 टू जो 4 माइनस 8 माइनस 4, इससे कट गया, इससे कट गया, आंसर इज 0। तो बिल्कुल यस इट इज अ फैक्टर, मैं बोलूंगा यस x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो ये क्या है, इसका फैक्टर है। अब उसने बोला कि भाई अगर ये इसका फैक्टर है तो कंप्लीटली इसको डिविजिबल कर दे, कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। x माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस का 3x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट 2x माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हो गया मेरे पे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ठीक है, और एक आ गया x माइनस 2। बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लो आगे, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2, x प्लस 2, यहाँ पे प्लस 1, x प्लस 2, तो x माइनस 2 एक फैक्टर है, x प्लस 2 एक फैक्टर है, और x प्लस 1 एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया। अच्छा बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहा है रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर 7। बहुत बढ़िया सवाल है। बोल रहा है कि अगर मैं x माइनस 2 को ना 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 से डिवाइड करूँ ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पे 7 आ रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, भाई सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मान के चलो इसको मैं एफ एक्स ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5। और मुझे पता है कि अगर मैं x माइनस 2 को इससे डिवाइड करता हूँ, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x आ रहा है मेरे पे यहाँ पे 2। तो अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 पे रखता हूँ ना, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रख देता हूँ, तो मेरी k की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो देखो f2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 नहीं रखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 7 रखूंगा भाई। यही है सारा खेला। तो हो जाएगा 2 टू जा 4 48, 8 टू जा 16, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 प्लस 2 टू जा 4, 3 4 जा 12 माइनस 2k प्लस 5 इक्वल्स टू 7, ठीक है। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 8 28 माइनस 2k, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 6 7, ये हो जाएगा कितना 2 7 में 5, अब इसमें इसको माइनस कर लो, 7 माइनस 5 दैट इज 2, ठीक है। अब इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो हो जाएगा 28
माइनस 2 इक्वल्स टू 2k। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 26 इक्वल्स टू 2k। कट जाएंगे, 2 1 2 3 तो k की वैल्यू जो आई यहाँ से आ गई है 13। बहुत इजी सवाल है ये, बहुत इजी सवाल है ये। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकाल ली है, के की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो सेशन है बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आईसीएसई 2013 में सवाल पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, व्हेन व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय दिस इट लीव्स द रिमाइंडर इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब बोल रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो बोल रहे हैं ना कि x-2 जो है ना वो फैक्टर है किसका, 2x³ प्लस ax² प्लस bx-14 का। ये ना इसका फैक्टर है, ये ना इसका फैक्टर है। मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, सिंपल सी बात। और x-3 से जब मैं डिवाइड करता हूँ ना इसी इक्वेशन को, 2x³ प्लस ax² प्लस bx-14 को जब मैं इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करता हूँ ना तो जो रिमाइंडर आ रहा ना वो आ रहा है 52। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन बी। तो बहुत ही गजब का सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू है 2x³ प्लस ax² प्लस bx-14। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस a2² प्लस b2-14 इक्वल्स टू 0। देखो ये इसी का फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर मैंने यहाँ पे 0 रखा। क्लियर है कि नहीं है, या रिमाइंडर देखो मैंने इसलिए 0 रखा है भाई क्योंकि इसी का फैक्टर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 48 8 16 प्लस 4a प्लस 2b-14 इक्वल्स टू 0। इससे इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 16-14 इज 2 और 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन 1। ठीक है, मैं इसको, हम पे किसने पीला रंग डाला है ना, इसको मैं पीला पीला कर देता हूँ। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो सेकंड इक्वेशन ये है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ यार, यहाँ पे जगह नहीं है। एक सेकेंड, कॉपी, अरे भाई कहाँ से होता है पेस्ट, पेस्ट पेस्ट करो भाई। गलत काम हो गया भाई, कॉपी तो कर लो, डुप्लीकेट कर देते ना भाई को, इतनी मेहनत क्यों करनी है भाई, डुप्लीकेट। अच्छा एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ, अब 3 की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, रिमाइंडर 52 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा f3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब प्लस a 3 का स्क्वायर प्लस b3-14 इक्वल्स टू 52। तो रिमाइंडर देखो 52 था, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 52 आ रहा है, तो मैंने ये कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 27 इंटू 2, 7 2 14, 2 2 4 5 54, 7 14 और 2 4 5 54 प्लस 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b-14 इक्वल्स टू 52। ठीक है, तो मैं जब इसको इधर शिफ्ट करूंगा और इसको भी इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये प्लस का 14। ठीक है, ये हो जाएगा 9a प्लस 3b इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 12। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल्स टू 3 4 12,
तो ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। इसको भी मैं हम पे किसने पीले रंग डाला है ना भाई। तो 3a प्लस बी इक्वल्स टू 4 और कितना था 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1 2a प्लस बी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1 भाई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैं क्या करता हूँ माइनस 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 ये पूरा खत्म तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 3 a 3 आ गया भाई। तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1 तो हो जाएगा 6 प्लस बी इक्वल्स टू 1 तो b आ जाएगा भाई माइनस का 5। तो a भी आ गया b भी आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। ठीक है तो ये चैप्टर मैंने पूरे तरीके से पूरे स्टार्टिंग से एंड तक इसको बताया है। ठीक है तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सेशन को लाइक जरूर करा करें शेयर जरूर करा करें। ठीक है एंड सब्सक्राइब जरूर करा करें। ठीक है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करोगे तो भाई आपको अपडेट नहीं मिलेगा। ठीक है क्योंकि मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ मैं सिर्फ टेलीग्राम यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें प्राइवेसी के कंसर्न से नंबर दिखते नहीं इसलिए मुझे वही ज़्यादा सही सेफ लगता है। ठीक है चलो नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है मैट्रिसेस पे करने वाले तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप राइट या लेफ्ट पे क्लिक कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।